हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मैं कोई बड़बड़ करने नहीं आई, आपका टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ। वैसे तो मैं आपका टाइम पास करने के लिए आती हूँ और आप भी मेरे चैनल पे अपना टाइम पास करने ही आते हो, लेकिन आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, वो थोड़ी काम की बातें हैं। उससे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आज कनाडा में थैंक्स गिविंग डे है, तो हैप्पी थैंक्स गिविंग डे। वैसे तो मैं आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल हूँ, हमेशा थैंकफुल हूँ, लेकिन थैंक्स गिविंग डे पे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है आप सबको ये बताने की हाउ ग्रेटफुल आई एम टू ऑल ऑफ यू। कितना अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग मेरे चैनल पर आते हो, वीडियोस देखते हो, कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो। आप लोग हो तो मैं हूँ, मेरा चैनल है। और इसके अलावा मैं अमित की भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं 80-90% अमित ने अकेले एडिट किए, रातों को जाग जाग कर। तो इसमें जितनी मेहनत मेरी है उतनी ही मेहनत अमित की भी है, और आप लोग की मेहनत कम नहीं है कि आप आकर सारे वीडियोस देखते हो। और अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर, जिसकी वजह से ये वीडियो बन रही है और जो मैंने पिछले 2 वीडियो से अधूरी छोड़ी हुई है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जब हमने ये घर बाय किया था, अपना पुराना घर सेल किया था, तो क्लोजिंग में काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बिकॉज हमारे बायर ने, जिन्होंने हमारा पुराना घर खरीदा था, मना कर दिया था कि वो क्लोज नहीं कर पाएंगे, और उस वजह से हम लोग भी ये घर क्लोज नहीं कर पा रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि यार फिर हमने क्या सोल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम का, किस तरीके से फाइनली घर क्लोज हुआ, वो अगर आप चाहते हो तो मैं किसी एक वीडियो में डिस्कस करूंगी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया दैट यू रियली वांट टू नो द सॉल्यूशन। तो चलो लेट्स डिस्कस दैट। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ उन लोगों के लिए जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उनको ये ना लगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा रहेगा अगर आप मेरी पुरानी वो 2 वीडियोस देख लो, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे पूरी सिचुएशन को। मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और उन लोगों के लिए मैं थोड़ा ब्रीफ रखती हूँ जिन्होंने पुरानी 2 वीडियोस देखी और उनको सब पता है। हुआ क्या था, जब हमने अपना पुराना घर सेल किया, उस घर को सेल करने के बाद हमने ये घर खरीदा, और इस घर की पूरी डाउन पेमेंट हमारे पुराने घर को सेल करके ही आनी थी। अब दोनों घरों की क्लोजिंग डेट सेम थी। जिस दिन हमारा वो घर बिक रहा था उसी दिन हमने ये घर खरीदना था। वो सारा का सारा पैसा यहाँ के डाउन पेमेंट में यूज होना था। क्लोजिंग डेट से कुछ दिन पहले हमारे बायर ने हमें कॉल करके बोला कि वो घर क्लोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर की वैल्यू, जो अप्रेजल वैल्यू है, वो बैंक से उतनी नहीं आई जितने का उसने घर खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर मिलियन का खरीदा है और अगर बैंक घर को चेक करता है, प्रॉपर्टी को चेक करता है, आपने मिलियन का 3 महीने पहले खरीदा था, आपको पता है कनाडा की मार्केट वॉलेटाइल हो चुकी है, एवरी सिंगल डे घरों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो रेट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। बैंक ने अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 800,000 निकाली है, तो बैंक आपको मिलियन के हिसाब से लोन नहीं देगा, 800,000 के हिसाब से लोन देगा। तो अगर आपने 20% डाउन पेमेंट करके 80% लोन कराना था और आपने सोचा था कि मेरे पास 200,000 है, मिलियन का मैंने घर खरीदा है, 800,000 मुझे बैंक दे देगा, और अब बैंक ने बोला है कि आपका घर ही 800,000 का, तो बैंक आपको 640,000, 800,000 का 80% देगा, और बाकी पूरी की पूरी पेमेंट जो है मिलियन पूरा करने के लिए डाउन पेमेंट आपको अरेंज करनी होगी। तो सेम यही सिचुएशन हमारे बायर की हुई थी। इनफैक्ट हमारे बायर के साथ 2 प्रॉब्लम्स हो गई थी। एक तो ये कि जितने का उसने हमारा घर खरीदा था, क्योंकि उसने हमारा घर खरीदा था आई गेस मई में, और क्लोजिंग थी अगस्त की, 3 महीने में तो मार्केट बहुत चेंज हो गई थी। तो जिस रेट में उसने हमारा घर मई में खरीदा था, उस रेट में बैंक हमारे घर को अप्रेज नहीं कर रहा था अगस्त में। तो कुछ तो उसको 100,000 के आसपास उसको अप्रेजल में कम पड़ रहे थे, और इसके अलावा उसकी डाउन पेमेंट जो थी घर की, क्योंकि 100,000 की डाउन पेमेंट नहीं थी, हाँ डाउन पेमेंट ज़्यादा की थी, बाकी उसकी घर की डाउन पेमेंट जो पूरी थी, उसका एक कॉन्डो था जो उसने सेल किया था, उससे आनी थी डाउन पेमेंट। जैसे हमारे इस घर की डाउन पेमेंट पुराने घर को सेल करके आनी थी, उसको भी जो उसने हमारा घर खरीदा डाउन पेमेंट अपने घर को सेल करके आनी थी। तो ये एक चेन बन गई थी बड़ी, कि एक बंदे ने हमारे बायर का घर खरीदा, फिर हमारे बायर ने हमारा घर खरीदा, फिर हमने ये घर खरीदा, और सारे घरों की क्लोजिंग डेट सेम डे थी। मतलब पूरी चेन में कोई एक बंदा भी फ्लंक कर गया तो ये पूरी चेन स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे बायर को उसके बायर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं आपका कॉन्डो नहीं ले रहा, आपकी कॉन्डो की वैल्यू बहुत गिर चुकी है एंड आई कैन नॉट मेक अप फॉर द डाउन पेमेंट। तो हमारे बायर को लगा कि अगर मेरे कॉन्डो की वैल्यू गिर गई है तो जो घर मैंने आगे खरीदा है उसकी भी वैल्यू गिर गई है, तो मैं भी क्लोज नहीं करता। तो उसने मना कर दिया कि मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ। अब अगर हमारा बायर क्लोज नहीं करता तो हम भी ये घर क्लोज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी डाउन पेमेंट भी उसी घर से आनी थी, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी और बड़ी सिचुएशन टेंस्ड हो गई थी कि अगर अब बायर क्लोज नहीं करेगा हमारा तो हम ये घर कैसे खरीदेंगे।
वी ऑल वर बाउंड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। हम सब ने बायर सेलर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और कनाडा में अगर एक बार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो, इट्स नॉट वेरी इजी टू बैक आउट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। आपके ऊपर केस होता है, और केस मोस्टली वही पार्टी हारती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, और आपको सारे कॉम्पनसेशन, सारे डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। और अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो दोबारा मार्केट में जाती है सेल के लिए, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को क्लोज नहीं करा पाए, तो अगर वो कम वैल्यू में जाती है, तो जो डिफरेंस होता है जितने का आपने खरीदा और जितने का वो मार्केट में सेल हुआ, जो डिफरेंस है वो भी बायर को ही पे करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि हमने अपने लॉयर से डिस्कस किया, अपने रियल एस्टेट एजेंट से डिस्कस किया, तो उन सब ने बोला कि यार अगर आपका बायर क्लोज नहीं कर रहा तो आप डेफिनेटली बायर के ऊपर केस डाल सकते हो, और जब भी आप केस जीतोगे तो जो भी आपके लॉसेस हैं, जो भी आपके डैमेजेस हैं, वो तो उसको पे करने ही पड़ेंगे। बट हमें ये लगा कि यार अगर हम अपने बायर पे केस डालेंगे तो कोई बंदा हमारे ऊपर भी तो केस डालेगा ना, मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी पे हम क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले, तो ये बंदा हमारे ऊपर केस डालेगा, हम अपने बायर पे केस डालेंगे, हमारा बायर अपने बायर पे केस डालेगा, और ये केस कोर्ट में सालों तक चलते रहेंगे, 4 साल 5 साल। क्योंकि आजकल कनाडा में हर बंदा, हर दूसरा बंदा जिसने प्रॉपर्टीज खरीदी थी जब मार्केट स्टेबल थी उस टाइम पर, और क्लोज करने का टाइम अब आया है, हर वो बंदा इसी सिचुएशन में है। तो इस तरह के कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हो चुके हैं कि अब उनकी हियरिंग ही 4 4 साल के बाद आ रही है। 4 साल तक आप इस टेंशन में रहो, कोई घर क्लोज ना हो, और उसके बाद आपको ये पता हो कि यार पता नहीं कब डेट आएगी, आपको जाना है, लॉयर के चक्रों में पड़ना है, हियरिंग्स पर जाना है। हु वांटेड दैट मेस? एटलीस्ट हमें ये नहीं चाहिए था। तो हमने अपने लॉयर से बोला कि यार केस तो हमारे ऊपर भी डलेगा, क्योंकि हम भी ये घर क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे लॉयर ने बोला कि केस तो आपके ऊपर डलेगा अगर आप क्लोज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके पास ब्रिजिंग का ऑप्शन है, आप ब्रिजिंग करा लो और अपना घर क्लोज कर लो। हमने कहा अगर हमारे पास ब्रिजिंग का ऑप्शन है तो हमारे बायर के पास भी ब्रिजिंग का ऑप्शन होगा फिर तो। और ये ब्रिजिंग का ऑप्शन होता क्या है? तो अब मैं ना इस वे में आ रही हूँ कि आपको मैं ना रेमेडीज बताऊँ, आपको मैं सोल्यूशन बताऊँ कि अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हो, चाहे आप सेलर हो चाहे आप बायर हो, आपको ये सारे सोल्यूशन पता होने चाहिए। या आप मान लो आपने एक घर खरीदा आगे, ये सोचकर कि आपका पुराना घर बिकेगा तो वहां से डाउन पेमेंट आएगी और आप नया घर खरीदोगे, और आपका पुराना घर क्लोज नहीं हो पा रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? इन सारी सिचुएशन में ना मेनली 3 सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो था ब्रिजिंग का ऑप्शन, जो कि अगर मिल जाए तो ईजिएस्ट है और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। ब्रिजिंग का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप नए घर को खरीदने के लिए बैंक से अप्रूव्ड हो, बैंक ने आपको लोन के लिए इसलिए अप्रूव किया कि आप पुराना घर सेल कर रहे हो, वहां से डाउन पेमेंट आ रही है और आप नया घर खरीद रहे हो, जो हमारा केस था। हम इस घर को खरीदने के लिए बैंक से प्री अप्रूव थे मॉर्गेज के लिए, क्योंकि हमने बैंक को बताया था कि भाई हमारी पूरी की पूरी डाउन पेमेंट हमारे पुराने घर के सेल से आ रही है, और हम लोग क्वालिफाई करते हैं इस घर को खरीदने के लिए। अब अगर आपका ये सीन बन जाता है कि पुराना घर नहीं बिका, तो हम बैंक के पास जाकर ये बोल सकते थे कि अब हमारी ब्रिजिंग करा दो। ब्रिजिंग होता है कि डिफरेंस जो है उसको बैंक ब्रिज कर देता है, कि जो हमारी डाउन पेमेंट हमारे पुराने घर को सेल करके आनी थी वो अब नहीं आई, और हमारे पास डाउन पेमेंट नहीं है इस घर को क्लोज करने के लिए, तो बैंक उतने टाइम के लिए हमें हमारी डाउन पेमेंट भी दे देगी जितने टाइम हमारा ये घर नहीं बिकता। तो ये एक ऑप्शन होता है कि आप बैंक को बोलो कि मेरा पुराना घर अब सेल नहीं हुआ, जो कि होना था, आप मेरे को महीने का टाइम और दे दो, या 2 महीने का टाइम और दे दो, या 6 महीने का टाइम और दे दो, और मैं ये घर दोबारा मार्केट में सेल के लिए लगा रहा हूँ। जिस दिन भी ये घर बिकेगा आपको आपकी डाउन पेमेंट वापस मिल जाएगी, जो 20% मुझे पे करनी थी। अब हर केस में बैंक्स ब्रिजिंग के लिए अग्री नहीं होते, और आजकल बैंक्स ब्रिजिंग के लिए अग्री नहीं हो रहे, क्योंकि बैंक्स को पता है कि जितनी डाउन पेमेंट आपको अरेंज करनी थी, शायद आप घर सेल करके उतनी डाउन पेमेंट इकट्ठी करी ना कर पाओ, क्योंकि घरों की वैल्यू कम हो गई है। तो ब्रिजिंग उन्हीं केसेस में हो सकती है जहां बैंक को ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो प्रॉपर्टी आप सेल करके डाउन पेमेंट निकाल रहे हो, वो प्रॉपर्टी उतने में सेल हो जाएगी कि उस प्रॉपर्टी पर जो लोन है वो कवर करने के बाद आपके हाथ में डाउन पेमेंट आ जाएगी। ब्रिजिंग का ऑप्शन हमारे बायर के पास नहीं था, क्योंकि बैंक को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि जितने का उसका कॉन्डो सेल होगा, उस कॉन्डो के ऊपर जो लोन है वो उतारने के बाद हमारे बायर के पास डाउन पेमेंट के पैसे बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। अब ब्रिजिंग में हम लोग भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हमें था कि यार इस टाइम पर जब मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग 3 घरों के मॉर्गेज अपने सिर पर नहीं रखना चाहते थे। बिकॉज जब भी आप ब्रिजिंग कराओगे, एक तो ब्रिजिंग वाले अमाउंट का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, इक्विवेलेंट टू प्राइवेट लैंडिंग ही होता है। दूसरा, आप जितना टाइम ब्रिजिंग चल रही है उतने टाइम आप अपने एग्जिस्टिंग घर का भी पे करोगे मॉर्गेज, और अपने नए घर का भी मॉर्गेज पे करोगे। आपके सिर पर 2 मॉर्गेजेस चल रही होंगी जब तक आपका पुराना घर सेल नहीं होता, और हमारा तो ऑलरेडी एक घर ब्रैम्पटन में भी है। तो हमें लगा कि इस टाइम पर जब मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, अगर हमने ब्रिजिंग करा ली और हमने अपना घर पुराना सेल पे लगा दिया, हो सकता है वो घर 2 महीने में सेल हो और 6 महीने के बाद उसकी क्लोजिंग डेट आए। जब तक भी उस घर की क्लोजिंग नहीं होती तब तक हमारे सिर पर 3 घरों की मॉर्गेजेस होंगी,
विच वॉज नॉट वेरी फिजिबल। तो जब ब्रिजिंग का ऑप्शन बिल्कुल आउट हो गया हमारे लिए भी और हमारे बायर के लिए भी, देन वी डिसाइडेड कि हमें बैठकर मिलकर बात करनी चाहिए और रास्ते निकालने चाहिए कि दूसरे और क्या रास्ते हो सकते हैं कि हम ये घर क्लोज करा पाए। तो जब हम अपने बायर से मिले और हमने पूछा कि यार व्हाट इज द वे आउट कि ये घर क्लोज हो, तो हमें पता चला कि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि उसके पास डाउन पेमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसका कॉन्डो सेल हुआ नहीं, वहां से भी डाउन पेमेंट नहीं आई, और जितना बैंक से लोन मिलना था उतना लोन भी नहीं मिल रहा, बिकॉज हमारे घर की वैल्यू भी कम आई है, अप्रेजल वैल्यू कम आई है, तो उसको वो भी एक्स्ट्रा अरेंज करना पड़ रहा है। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ तो दूसरी रेमेडी या दूसरा सॉल्यूशन क्या है? प्राइवेट लैंडिंग, जो कि आई वुड से 85 से 90% लोग ले रहे हैं इस टाइम पर, कि जो भी कमी आ रही है बैंक के अप्रेजल से और जो डाउन पेमेंट एक्स्ट्रा अरेंज करनी पड़ रही है, पीपल आर अरेंजिंग थ्रू प्राइवेट लैंडिंग। प्राइवेट लैंडिंग इज काइंड ऑफ अ सेकंड मॉर्गेज ऑन योर न्यू हाउस। पहली मॉर्गेज बैंक आपको देता है और दूसरी मॉर्गेज प्राइवेट लेंडर्स आपको देते हैं। प्राइवेट लेंडर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, बिकॉज उनका रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी आपका घर बिकेगा, अगर आप मॉर्गेजेस पे नहीं कर पाए तो पहले बैंक अपना पैसा निकालेगा और कुछ बच जाए तो प्राइवेट लेंडर्स को मिलेगा। और खासकर अब जब कि घरों की वैल्यू इतनी कम होती जा रही है, प्राइवेट लेंडर्स का रिस्क बढ़ता जा रहा है कि व्हाट इफ जब घर बिकेगा तो फिर अब बैंक का ही पैसा पूरा और प्राइवेट लेंडर्स के लिए कुछ कुछ बचे ही ना। इसीलिए प्राइवेट लेंडर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो जब हमने अपने बायर से बैठकर बात करी तो वे रियलाइज्ड कि वो भी घर क्लोज करने में इंटरेस्टेड है, कोर्ट कचहरी के और केसेस के चक्रों में वो भी नहीं पड़ना चाहता, मगर प्रॉब्लम यही है कि डाउन पेमेंट नहीं है। अब हमने उसको प्राइवेट लैंडिंग का ऑप्शन दिया कि भाई जो भी डाउन पेमेंट है यू गो फॉर प्राइवेट लैंडिंग एंड अरेंज दैट। अब जब कैलकुलेशन हुई तो पता चला कि यार ऑलरेडी मॉर्गेजेस इतनी बढ़ चुकी हैं बैंक्स की तरफ से कि प्राइवेट लैंडिंग तो बहुत महंगी पड़ेगी उसको। अब हमने उसको ये बताया कि यार जब भी आपका कॉन्डो सेल होगा, ठीक है अभी आपका कॉन्डो सेल नहीं हुआ इसीलिए आपको ये प्राइवेट लैंडिंग लेनी पड़ रही है, लेकिन जब भी आपका कॉन्डो सेल होगा, मान लो आज से 6 महीने के बाद, तो प्राइवेट लैंडिंग आपको सिर्फ 6 महीने के लिए लेनी है। कॉन्डो सेल होते ही आप वो पैसा प्राइवेट लेंडर्स को वापस कर सकते हो। तो ये बात उसको समझ में आई। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यार कि हमारा लॉयर इस फेवर में नहीं था कि हम क्लाइंट से 1-to-1 बात करें, और किसी का भी लॉयर नहीं होता, लॉयर्स आपको कभी अलाउ नहीं करते, रियल एस्टेट एजेंट्स भी आपको अलाउ नहीं करते कि और ये एक्चुअली में ट्रेंड भी नहीं है कि बायर और सेलर आपस में डायरेक्टली बात करें। मोस्टली कनाडा में बायर्स और सेलर्स सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू और लॉयर्स के थ्रू बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए ना कि हमें लगा कि यार हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम अपने सिर पर केस नहीं लेना चाहते, हम आगे वाले बंदे पर केस नहीं करना चाहते, और हमें मिलकर बैठकर एक सॉल्यूशन निकालना है, और लॉयर्स के थ्रू जो बातें हो रही है वो हमारी समझ के बाहर जा रही है, तो हमने अनकन्वेंशनल वे लिया और हमने बायर को डायरेक्टली अप्रोच कर दिया और डायरेक्टली बात करी, और उससे फायदा हुआ, उससे रास्ता निकला। बायर ने भी हमारी बात समझी, हमने भी बायर की बात समझी। हमने बायर को ऑप्शन दिया प्राइवेट लैंडिंग लेने का 6 महीने के लिए, जब तक उसका कॉन्डो सेल नहीं होता, और वो बात उसको समझ में भी आई। अब प्राइवेट लैंडिंग के साथ ना बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएट होती है। एक तो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके बाद लॉयर की फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस, पेपर वर्क एंड ऑल मिलाकर प्राइवेट लैंडिंग एक्चुअली में आपको कहीं ना कहीं 18% to 20% साल की पड़ती है। और जब हमने बायर से बात करी कि यार प्राइवेट लैंडिंग अरेंज कर लो 6 महीने के लिए, तो उसको लगा कि यार 6 महीने में उसका काम चलेगा नहीं, वॉट इफ उसका कॉन्डो ही अगले 2-3 महीने में सेल होता है, 4 महीने में सेल होता है, बिकॉज मार्केट इतनी गिर चुकी है, कॉन्डोज हार्डली कोई सेल हो रहा है, और उसके बाद पता नहीं क्लोजिंग डेट कब आती है कॉन्डो की, और उस टाइम पर भी कॉन्डो सेल होता है या नहीं, क्योंकि एक बार उसके साथ ये सीन हो चुका था। उसको लगा वॉट इफ सेकंड बायर ने भी कॉन्डो क्लोज नहीं किया और क्लोजिंग डेट पे कोई दिक्कत आ गई, तो ही वॉज मोर कंफर्टेबल इन अरेंजिंग द प्राइवेट लैंडिंग फॉर 1 ईयर। तो हमने 1 ईयर की कॉस्ट कैलकुलेट करी सारी कि यार कितना पड़ेगा उसको, एंड वी रियलाइज कि यार उसको 50,000 एक साल में प्राइवेट लैंडिंग अरेंज करने के और उसको पे करने के पूरे पड़ जाएंगे। तो हमने अपने घर की कीमत 50,000 गिरा दी उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो प्राइवेट लैंडिंग ले और घर क्लोज करे। तो यस, हमने घर बेचा था 12/10 का मई में, लेकिन अगस्त में जब घर की क्लोजिंग हुई तो हमारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारे बायर ने और हमने अगेन साइन किया था, और उसमें घर की न्यू वैल्यू थी 1160। एंड व्हाई वी डिड दैट, इससे ना तो हमने बायर की हेल्प करी, आई वुड से हमने अपनी भी हेल्प करी। अगर बायर भी इस सिचुएशन में पड़ता, लीगल झमेलों में पड़ता, तो पक्का हमारा घर जितने का भी सेल होता उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता, उसको डिफरेंस पे करने पड़ते, लेकिन उतने टाइम तक हमारे सिर पर भी पूरी टेंशन रहती। तो आई वुड से कि हमने कोई बड़ा महान काम नहीं किया 50,000 कम करके। हमने जितनी मदद उसकी करी उतनी मदद हमने अपने आप की भी करी। हमारे लॉयर या हमारे रियल एस्टेट एजेंट इन सब ने हमें कहा था कि यार केस पूरी तरह से आपके फेवर में है, एंड यू कैन जस्ट गो हेड एंड फाइल द केस एंड यू विल डेफिनेटली विन, आप अपना लॉस नहीं कराओ। हमारे लॉयर ने और हमारे
रियल एस्टेट एजेंट्स ने हमें एडवाइस किया था कि देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर अस टू डू दैट, हम पूरी तरह से फ्री हैं अपने जो जिस रेट पर हमने घर बेचा है उसी रेट को रखने के लिए, और अगर बायर क्लोज नहीं कर पाता तो उसके ऊपर केस डालने के लिए। बट वी डिड नॉट वांट टू गो इनटू दैट रूट यार। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल क्या है। आप अपने 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे हो अगले 3-4 साल की टेंशन लेकर, या फिर आपको लग रहा है कि यार टेंशन फ्री रहना ज़्यादा ज़रूरी है, और आप इस बात को अप्रिशिएट करो कि यार मार्केट तो कम सबके लिए हुई है, मार्केट सबके लिए गिरी है। दो हमें इस बात का फ़ायदा इस घर को खरीदने में नहीं हुआ, हमारे इस घर को जितने में हमने खरीदा था उतना ही हमें क्लोजिंग करनी पड़ी। इनफैक्ट हमने क्लोजिंग लेट करी तो हमारे ऊपर काफ़ी पेनल्टीज भी आई जो पूरी की पूरी हमने पे करी। बट स्टिल आई वुड से कि वी वर हैप्पी कि हम लोग घर को क्लोज करा पाए, चाहे हमने 50,000 का लॉस लिया घर को क्लोज कराने में, बट वी वर मेकिंग प्रॉफिट ऑन दैट हाउस। तो हम ये नहीं सोचा कि यार 50,000 का लॉस हो गया तो जहाँ हमें पहले एक्स प्रॉफिट हो रहा था अब एक्स माइनस 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स इट। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बार आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और अब आप ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हो कि आपके घर की वैल्यू कम हो गई है, बैंक का अप्रेजल इनफ नहीं आया, या आपका पुराना घर सेल नहीं हुआ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बात करने से रास्ते निकलते हैं, जब तक आप पूछोगे नहीं आंसर इज ऑलवेज नो। तो ट्राई करो, एफर्ट्स करो, और मैं सेलर्स को भी बोलूँगी कि यार इस बात को भी अंडरस्टैंड करो कि जो बायर है वो किस सिचुएशन में है। अगर आप बोलोगे कि यार मैं तो अपने घर की कीमत 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा चाहे मार्केट में मेरे घर की वैल्यू 2 लाख कम हो चुकी है, दिस वुड नॉट बी फेयर यार। अगर हम सारे एक दूसरे से इतने अनफेयर और इतने मीन हो जाएंगे तो यार दुनिया रहने लायक ना बचेगी नहीं। आई गेस सबको एक दूसरे से एम्पैथी रखनी चाहिए। आज जो बायर की सिचुएशन है वो कल को आपकी भी सिचुएशन हो सकती है अगर आप बायर हो। और हमारे केस में क्या था, हम तो सेलर भी थे और बायर भी थे, और हमने जो भी किया वी आर हैप्पी दैट वी टुक दैट पाथ। वी आर हैप्पी कि हम घर क्लोज करा पाए। चाहे कुछ लोग इस बात से बड़े खुश नहीं हुए थे एंड दे वर लाइक क्यों 50,000 का लॉस लिया आपने, देयर वाज नो नीड एंड ऑल ऑफ दैट। बट हमने वही किया जो हमें उस टाइम ठीक लगा, और हमें पता है इट वाज द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल फॉर अस। गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझसे मिलिए कल की वीडियो में। तब तक के लिए मेरा ख्याल रखिए, बाय।